तो एक बार आप सभी लोग म्यूट हो जाइएगा। और आज की जो मेरी क्लास है, ये क्लास है उसका उत्तराखंड चिकित्सा समाज कार्य का। और उत्तराखंड चिकित्सा समाज कार्य का अगर यूनिट नंबर आप सेकंड देखें तो यूनिट नंबर सेकंड में आपको मिलेगा कुछ सामाजिक बुराइयों के बारे में। अब सामाजिक बुराइयों में हमें उन चीज़ों के बारे में ध्यान से पढ़ना है, जैसे बाल विवाह हो जाए, दहेज हो जाए, बाल वैश्यावृत्ति हो जाए, भारत में जो श्रम है, चोरी है, नशाखोरी है, धूम्रपान है, संघर्ष है, सांप्रदायिक दंगे हैं। ये सभी की सभी सामाजिक बुराइयों के अंतर्गत ही आती हैं। तो आप सबको अच्छे तरीके से पता भी होगा कि सामाजिक बुराई कहते किसे हैं। कोई बता सकता है मुझे सामाजिक बुराई किसे कहते हैं? अभी मैंने आप लोगों को एक दिन पहले ही इसकी पीडीएफ दे दिया था। सामाजिक बुराई किसी भी समाज के लोगों के द्वारा किए जाने वाले वह कार्य जो सामाजिक नियम के विरुद्ध हो, है ना। जो ध्यान से मेरी बात को सुनिए कि किसी भी समाज के लोगों के द्वारा किए जाने वाले जो कार्य होंगे और वो समाज के नियम के विरुद्ध होंगे, तो वो एक प्रकार से सामाजिक बुराई ही कहलाएगी। तो सामाजिक बुराइयां कई टाइप के हैं। हालांकि उत्तराखंड चिकित्सा समाज कार्य में कहा है कि मैं दहेज से प्रश्न पूछ सकता हूँ, उसने कहा कि मैं बाल विवाह से प्रश्न पूछ सकता हूँ, मैं बाल वैश्यावृत्ति से प्रश्न पूछ सकता हूँ, श्रम जाति से प्रश्न पूछ सकता हूँ, जाति संघर्ष से पूछ सकता हूँ, सांप्रदायिक दंगे से पूछ सकता हूँ। ये चिकित्सा समाज कार्य कहता है। हालांकि बहुत है, चोरी हो गई, नशाखोरी हो गई, धूम्रपान हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं सामाजिक बुराइयाँ में, है ना। तो इतनी चीज़ों से बेसिकली वो प्रश्न पूछेगा। तो हम एक एक करके थोड़ा सा जानेंगे सबके बारे में, है ना। जैसे कि आपको अच्छे तरीके से पता होगा, अगर मैं बात करूं आप लोगों से दहेज को लेकर, तो दहेज में आप भलीभांति तरीके से जानते होंगे। दहेज, पहले तो हम समझ लेते हैं दहेज प्रथा क्या होती है। दहेज प्रथा, पहले हम इसके पॉजिटिव देखते हैं। देखिए, दहेज प्रथा जो होती है बेटियों को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने में मदद करती है, अगर दहेज प्रथा के बारे में बात करें तो, है ना। हालांकि दहेज अगर मांगना अपराध है, ये सत्य बात है, लेकिन एक तरीके से अगर सोचा जाए थोड़ा सा, लड़कियों के लिए बेसिकली क्या है कि आर्थिक रूप से उन्हें स्वतंत्र देता है या स्वतंत्रता प्रदान करता है, पहली बात। दूसरी बात कि विवाह के बाद नए स्थान पर नए तरीके से अपना जीवन वो शुरू कर सकती है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे हम इसको समझ सकते हैं। समझने के हिसाब से जो एलिगेशंस वाले प्रश्न बनते हैं, अभिकथन, निष्कर्ष, तर्क, ऐसे जो प्रश्न बनते हैं, आप इजीली वहाँ पे समझ कर सकते हैं। या मैं आपको बताऊं तो दहेज प्रथा जो है भारत में सदियों से चला आ रहा है, प्रचलित है ये भारत में। दहेज प्रणाली जो है समाज में प्रचलित है, और इन सभी में बुराइयों में से एक इसको भी माना जाता है, दहेज प्रथा को भी, है ना। समस्या को रोकने के लिए सरकार ने दहेज प्रथा को दंडनीय अधिनियम बना दिया है, कानून बना दिया है उसके लिए, है ना। तो ये चीज़ें हैं, अभी हम लोग देखेंगे एक एक करके। फिर उसके बाद हम देखेंगे बाल विवाह के बारे में, है ना। बाल विवाह भी इम्पोर्टेंट है इसके लिए भी। फिर बाल वैश्यावृत्ति, भारत के श्रम। तो ये यूनिट नंबर सेकंड का ऑलरेडी इसने मेंशन कर रखा है। और पहले तो हम पढ़ते हैं सामाजिक बुराइयां होती क्या है। तो सामाजिक बुराइयां कहते किसे हैं, तो सिंपल शब्दों में अगर कभी आपको कोई पूछे या कहीं बुक में लिखा हुआ मिल जाए तो यही लिखा हुआ मिलेगा, और तुरंत आपको समझ भी जाना है कि किसी भी समाज के लोगों के द्वारा किए जाने वाले वह कार्य जो सामाजिक नियम के विरुद्ध हो, वो सामाजिक बुराइयां कहलाती हैं, या सामाजिक बुराइयों के अंतर्गत इसको रखा जाता है। ठीक है, तो सिंपल शब्द है, आप इजीली समझ भी रहे होंगे। और इसके अंतर्गत कई टाइप्स होते हैं, जैसे बाल श्रम हो जाएगा, बाल विवाह हो जाएगा, दहेज प्रथा हो जाएगा, और आपका सांप्रदायिक दंगे हो जाएंगे, जातीय संघर्ष हो जाएगा। ये सभी के सभी इसके अंतर्गत, चोरी, नशाखोरी, यानी उसे हम लोग बोलते हैं धूम्रपान, ये सभी के सभी सामाजिक बुराइयों के अंतर्गत आ जाते हैं। तो कभी कभी टाइप पूछ लेता है ना, तो ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, जैसे कि आप देख भी रहे होंगे कि सामाजिक बुराइयां कई प्रकार की होती हैं, जो बाल श्रम में मेंशन किया गया है, बाल विवाह में मेंशन किया गया है, दहेज प्रथा, चोरी, और उसके बाद धूम्रपान, उसी को हम लोग बोलते हैं नशाखोरी भी, है ना। तो ये चीज़ें हैं, समझ में आ रहा है? बता दीजिए एक बार। चलिए, बहुत बढ़िया है। अगर मैं आगे बात करता हूँ तो कह रहा है कि साधारणता शब्द में कहा जाए कि बालकों के द्वारा
कार्य कारखाना बाल श्रम कहलाता है। तो बाल श्रम भी बहुत सरल है, इजी है, आप इसको समझ भी सकते हैं। बाल श्रम जो है बालकों के उनके द्वारा एक साधारण कार्य करवाया जाए, ठीक है, जहाँ अगर बालकों के द्वारा कार्य करवाया जा रहा हो बालक के द्वारा तो बाल श्रम हो जाएगा, बस सिंपल शब्द में हो, है ना। और कभी कभी आप यहाँ पे देखिए, परंतु अब सवाल ये है कि किस उम्र के बालकों से काम करवाने की बात की जा रही है। तो हम उसी के साथ मतलब बालक किसको कहते हैं, बालक हम कहते किसको होता है, बालक हमने बताया था कारखाना अधिनियम खुद कहता है, आपसे धारा नंबर 2 उसका, कि बालक वो होगा जिसकी उम्र होगी 15 से नीचे, 15 से नीचे, ये कारखाना अधिनियम खुद कहता है। कुमार वो होगा जो 15 से 18 के बीच में होगा, 18 वो होगा जो वयस्क में आएगा, ठीक है, अवयस्क, ठीक है, अवयस्क होगा, अवयस्क होगा जो 18 वर्ष की होगा, और जो 18 वर्ष के बाद होगा वो आपका वयस्क होगा। तो ये खुद कारखाना अधिनियम 1948 में ये बातें खुद मेंशन किया गया वहाँ पर, है ना। आगे अगर हम बात करते हैं तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में मैंने आप लोगों को बताया भी है, अभी मैं बात कर रहा हूँ बाल श्रम को लेकर, थोड़ा सा फोकस करिएगा इसको। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को गाड़ी पर लगाना निषेध होता है। अच्छा, गाड़ी नहीं, अगर आप ऑब्लिक करके कार ही लगा दे या कारखाना लगा दे या खान लगा दे तो इस तरीके की बात नहीं करता है अनुच्छेद नंबर 24। हालांकि मैंने और भी जब क्लासेस देता हूँ तो आपको बता देता हूँ वहाँ पर ये चीज़ें, तो ये तो आप याद रखना, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है कि आर्टिकल 24 क्या कहता है आपसे। आर्टिकल 24 कहता है 14 वर्ष से कम बच्चों के लिए किसी कारखाना, खान या गाड़ी इत्यादि चीज़ों पर कार्य लगाने के निषेध के बारे में बात करता है। तो ये आपका आर्टिकल 24 होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, ठीक है, इस पे। और आगे हम बढ़ते हैं। फिर देखिए अभी मैंने आपको बता रहा था कारखाना अधिनियम के बारे में, तो कारखाना अधिनियम देखिए अगर हम बात करें 1948 में ये कहा है कि 15 वर्ष से कम बालक जो उनको बताया गया है। तो कभी कभी ये भी प्रश्न बन जाए कि 15 वर्ष से कम की आयु को क्या कहेंगे, तो बालक कहेंगे, ये बात ध्यान रखना आप लोग। और किस अधिनियम में कहा गया है, तो ये कारखाना एक अधिनियम है 1948 का, उसमें बोला गया है, उसी में ही बोला गया है कि अगर 15 से 18 के बीच में होगा कोई बच्चा तो उसे कुमार कहेंगे हम लोग, ठीक है। और यदि वो 18 के एज में है, उम्र में है, तो उसको हम लोग अवयस्क बोलते हैं, अवयस्क बोलते हैं, है ना। और अगर वो 18 प्लस कर गया है तो उसको वयस्क बोलते हैं। तो इतनी बातों आप लोग जो है ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक खान अधिनियम है, खान अधिनियम है 1952 के तहत, और इसमें कहा गया है कि 18 वर्ष से कम उम्र के बालक बच्चों के लिए कि खान और उद्योग में काम पर नहीं रख सकते हैं। अच्छा, ये भी बात बोला गया है कि कहीं कहीं आप लोग नाम सुनते होंगे ना कि 18 वर्ष की अगर उम्र के बालक हो गया है तो उसको उम्र मतलब उसको जॉब कर सकता है, परंतु 18 वर्ष से भी अगर कम होगा तब भी वो बालक खान और उद्योग में काम नहीं कर सकता। ये भी बात अगर हम बात करें तो कारखाना अधिनियम नहीं कहता है, ये बात कहता है खान अधिनियम है। खान अधिनियम आता है 1952 का, इसमें कहा गया है। तो बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, कारखाना लगा के चले आते हैं, है ना। तो सबके अलग अलग है, इसलिए इन बातों को भी आप लोग कॉपी पर मेंशन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर हम देखें अपवाद, यहाँ पर एक दिया गया है, अपवाद से काफ़ी बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कोई भी बालक जिसकी आयु 14 वर्ष से कम हो वह विद्यालय के बाद अपने घर की व्यवसाय का कार्य कर सकता है, तो उन्हें बाल श्रम नहीं माना जाता है। अच्छा, ये भी बात हमें ध्यान रखना होगा। जैसे अगर मान लीजिए 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा है, हम कहते हैं उससे काम नहीं लेना है, और माँ बाप ने अगर उससे मान लीजिए काम ले रहे हैं घर का या किसी खेती बाड़ी का, जो भी आप सोच लीजिए उस उम्र के बालक के, तो वो बाल श्रम नहीं कहलाएगा, ठीक है। ये याद रखिएगा आप सभी लोग, ये अपवाद है, ये भी प्रश्न बन सकता है। तो उसको हम बाल श्रम नहीं कहेंगे, वो तो माँ बाप उससे काम ले रहे हैं, ऐसा उसके इंडिविजुअल या व्यक्तित्व विकास के लिए हो सकता है, या व्यक्ति के खुद के विकास के लिए हो सकता है, ठीक है।
तो माँ बाप ही नहीं, अगर जो उसका पालन पोषण कर रहा है वो भी अगर ऐसा करता है तो भी वो बाल श्रम के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, सारी इसमें शायद कुछ कंडीशंस रखी गई है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। शायद अगर जो उस बच्चे को काम ले रहे हैं उनके लिए कुछ बाउंडेशन है, कुछ रखा गया है कि वो काम नहीं ले सकते, अन्यथा वो ऐसा में ये रख लेते हैं ना कि जैसे भाई सौतेले माँ सौतेले बाप, ऐसे आपने नाम सुना होगा स्टेप फादर मदर के बारे में, तो वो शायद उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, मैं नेक्स्ट वाली क्लास में बता दूंगा आप लोगों को। बशर्ते आप यहाँ पे रखिए कि जो रियल वाले माँ बाप हैं वो अगर काम लेते हैं तो बाल श्रम के अंतर्गत नहीं आएंगे। ठीक है, कोई बैकग्राउंड आवाज़ तो नहीं जा रही है मेरे यहाँ से? अगर आवाज़ जा रही तो बता दीजिए आप सभी लोग। क्लियर है आवाज़ मेरी? बता दीजिए, क्या मेरी आवाज़ आप सबके पास क्लियर है? हेलो, चलो बहुत अच्छी बात है, फिर अगर आवाज़ क्लियर है तो बस। अगर अभी मैंने एक बात बताया ना कि जो देख रेख करते हैं स्टेप फादर मदर के बारे में, गोद जो लेते हैं, जो दत्तक माता पिता होते हैं अभिभावक के, वो आप थोड़ा सा स्किप कर दीजिए, कॉपी पे अलग से मेंशन कर लीजिए, उसको मैं बाद में बता दूंगा। बस आप यहाँ पे खान अधिनियम याद रखिए 1952 में, इसमें कहा गया है कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खान वगैरह में जो है काम नहीं ले सकते हम लोग। और फिर एक कारखाना अधिनियम है, वो उसमें आप याद रखिएगा 1948 में, कि उसमें कहा गया है 15 वर्ष से नीचे के लिए। तो 2 अधिनियम आपको यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे अच्छे तरीके से। प्लस अपवाद में भी आपको पता चल गया होगा, अभिभावक के बारे में बात हुई है, माता पिता के बारे में, और वो कह रहे हैं कि अगर 14 वर्ष से कम बालक है तो विद्यालय के बाद भी उससे घर का काम ले सकते हैं, तो वो बाल श्रम नहीं कहलाएगा। तो याद रखिएगा, ये भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बाल श्रम के कारण क्या बन सकते हैं? तो जनसंख्या में वृद्धि होना, ये भी एक प्रकार से कहीं ना कहीं रीजंस दिखाता है। बेरोजगारी का होना, ये भी दिखाता है। गरीबी का होना, ये भी आपको रिप्रेजेंट करता है बाल श्रम। और सरकार के द्वारा बनाई गई कानूनों का पालन ना करना, ये भी कहीं ना कहीं बाल श्रम के कारण बन जाते हैं। तो याद रखिएगा कि जनसंख्या में वृद्धि का होना, बेरोजगारी का होना, गरीबी का होना, सरकार के द्वारा बनाई गई कानून का पालन ना करना, ये भी बाल श्रम का कारण बन सकता है। ठीक है, मुंबई नहीं, दिल्ली जैसे शहर में भी होता है ऐसी चीज़ें, है ना। हालांकि हर जगह होता है, आप लोगों के राज्य में भी होता होगा, आप लोगों ने भी देखा होगा उसके बारे में, है ना। अच्छा, तो ये था कुछ बाल श्रम के संबंध में। कुछ मैं अधिनियम के बारे में बता देता हूँ, जैसे आप लोग ध्यान रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में भी अधिनियम वगैरह पूछे जाते हैं, तो उसको अपने कॉपी पर भी मेंशन कर लीजिए। हालांकि मैं एग्जाम जब पेपर जब करवाऊंगा तो आप लोगों से कई बार उस अधिनियम के बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा। तो एक अधिनियम है बाल श्रम बंधक कानून, बाल श्रम बंधक कानून है ना। तो जो बंधक कानून है ये आपका आया था 1933 में। ठीक है, ये इसी के अंतर्गत आता है सॉरी, तो ये चीज़ इसी के अंतर्गत आता है। एक है कारखाना अधिनियम, ये तो याद हो गया होगा आप लोगों को, सभी लोगों को याद हो गया। एक कारखाना अधिनियम होता है, एक खान अधिनियम होता है, ये आप लोगों को याद हो गया होगा। तो जो कारखाना अधिनियम होता है वो 1948 का होता है, इसमें 15 वर्ष से कम बच्चों के बारे में बात कर रहा है। तो बालकों व महिलाओं को अगर हम बात करें तो इसमें जिक्र किया गया है थोड़ा सा कारखाना अधिनियम में। ठीक है, एक है खान अधिनियम, ये भी हमें ध्यान रखना है, ये 1952 का है, आपको ये भी पता होगा। ठीक है, और एक है प्रशिक्षुक कानून है, प्रशिक्षक कानून भी है, ये भी एक कानून है, प्रशिक्षुक कानून है, याद रखिएगा 1961 का। ठीक है, 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों के लिए बात इसमें किया गया प्रशिक्षुक में। ठीक है, हालांकि बहुत सारे ऐसे कानून लाए गए हैं जैसे संशोधन किया गया है, आप सबको पता होगा। बाल श्रम प्रतिषेध विनियमन का कानून जो 1946 में आया था, 1986 में, वो बेसिकली 1979 में सरकार ने कहा कि इस बाल श्रम को रोकने के लिए एक कमेटी की गठन किया, और वो कमेटी बनी गुरुपद स्वामी की, उन्होंने गठित किया। और उसके बाद इन्होंने उस कानून में मेंशन किया कि 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को काम नहीं करवाना है। ठीक है, ऐसी एक्टिविटी पर इन्होंने बात भी किया था। अगर कोई ऐसा काम लेता है तो 10 से 20 हज़ार रुपये जुर्माना होगा। ठीक है, ये बातें बताई गई, और फिर इसमें संशोधन भी कर दिया गया,
और संशोधन हुआ कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है, कामों में हाथ बटा सकते हैं, इस तरीके की बात किया, लेकिन वो खतरनाक काम नहीं कर सकते हैं, ये 2015 के अधिनियम में मेंशन कर दिया गया था। ठीक है, तो अलग से जब मैं आप लोगों को कभी बताऊंगा तो इसमें आप सबसे चर्चा करूंगा इन सब के बारे में। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आप लोग इसको साथ ही साथ थोड़ा सा नोट भी करते चलेंगे अपने कॉपी पर। आगे अगर हम बात करते हैं बाल विवाह के बारे में, अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। अगर बाल विवाह के बारे में बात हम करें तो कई बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए जरा आप लोग, अगर हम बात करें कि कुछ कामों को लेकर कारखाना के परिसरों में बच्चों को लगाना मना है, तो अगर आपको बता दूं कुछ ऐसे काम मेंशन किए गए हैं कि बच्चों को काम लेना ही नहीं, जैसे बीड़ी बनाना, गलीचे बुनना, ठीक है, साबुन बनाना या उसकी छपाई करना, ऊन की सफाई करना, कुछ सिमिलर बनाए गए हैं एग्जैक्ट कि यही काम होंगे। ठीक है, सीमेंट बनाना, ठीक है, माचिस बनाना, पटाखे बनाना, बारूद बनाना, ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जो खुद कहा गया है कि कारखाना अधिनियम में और खान अधिनियम में बताया गया कि हम ऐसा काम बच्चों से लेंगे ही नहीं, कोई भी नहीं, एग्जैक्ट तो बता दिया गया है। ठीक है, चलिए बाल विवाह बताइए, बताइए कोई, बाल विवाह क्या होता है? एक्टिव हो जाइए थोड़ा सा, सुबह सुबह सभी लोग। कानूनी उम्र है जो उससे पूर्व में किसी बालक या बालिका का विवाह करवाना बाल विवाह कहलाता है। बाल विवाह कहलाता है, ये भी आपकी डेफिनेशन सही थी। और भी कोई बताना चाहेंगे कि बाल विवाह? चलो बहुत बढ़िया, मैं बता देता हूँ। देखिए कोई शायद ज्वाइन हो रहा है, एक मिनट मैं उनको ज्वाइन कर लेता हूँ। हाँ प्रियंका मैम, प्रियंका मैडम थोड़ा जल्दी आ जाया करें। चलिए, तो ये आपका टॉपिक एक खत्म हो गया बाल श्रम के बारे में। अब हम बात करेंगे बाल विवाह। देखो बाल विवाह क्या होता है, जैसे इन्होंने कहा भाई ठीक है, एक्चुअली इसमें अगर हम बात करें बाल विवाह को, तो इसमें बताया गया है कि लड़कियों और लड़कों के द्वारा, अगर मान लीजिए लड़की और लड़के की शादी की उम्र 18 और 21 वर्ष से पहले है, तो एक प्रकार से ये भी बाल विवाह होगा। ठीक है, 18 और 21 वर्ष, आपको पता होगा 18 वर्ष लड़की का है और 21 वर्ष किसका है? लड़के का है ना? मालूम है कि नहीं मालूम, बताइए, पता है ना? आपने नाम सुना होगा बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम के बारे में। बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम जो है वो 1929 में लाया गया था। कहीं कहीं किताबों में मिलता है शारदा अधिनियम, और यही अधिनियम है, बात सही, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोगों के एग्जाम में अगर कोई मिलने वाला है तो 1929 ही मिलने वाला है। परंतु आप ध्यान रखें कि जो बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम है वो 28 सितंबर 1929 को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में पारित किया गया था। और इसने कहा कि लड़कियों की विवाह की आयु, अब ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, यहाँ पे 1929 के बारे में इसने ये बात बोला कि 14 वर्ष लड़की की विवाह की आयु, लड़के की 18 वर्ष विवाह की आयु तय की गई थी। और ये अधिनियम था आपका शारदा वाला। फिर लेकिन इसमें बाद में संशोधन हुआ इस अधिनियम में, और जब संशोधन हुआ तो बॉयज का यानी लड़के की जो उम्र रखी गई वो रखा गया 21 वर्ष, और गर्ल्स की जो उम्र रखी गई वो रखा गया 18 वर्ष। तो ये है शादी का एक आयु। ठीक है, तो ये अधिनियम में संशोधन है, लेकिन अगर मूल रूप से बात करेगा तो 14 और 18 का उम्र आएगा। ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और एक बात और, ये जो शारदा अधिनियम के बारे में बात कर रहा हूँ, जो बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम के बारे में बात कर रहा हूँ, ये 28 सितंबर 1929 को हरबिलास शारदा ने इस अधिनियम को लाए थे। उनका नाम क्या था? हरबिलास शारदा ने इस अधिनियम को लाए थे 1929 का।
सरकार के द्वारा निर्धारित की गई उम्र से कम उम्र से शादी करना ही एक प्रकार का बाल विवाह हो, और एक प्रकार से अगर 18 और 21 की उम्र में ना होकर इससे कम उम्र की अगर आप बात कर रहे हैं तो आप बाल विवाह की बात कर रहे हैं फिर तो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए यहां से ये चीज क्लियर हो गई होगी बाल विवाह के बारे में। ऐसे ही हमें पढ़ना है और यही आप लोगों से एग्जाम में प्रश्न भी पूछे जाएगा। आगे बात करते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो शादी के लिए सरकार के ने जो लड़की की उम्र 18 और 21, अब देखो यहाँ पे सरकार हालांकि बताया है, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि बाल विवाह निरोधक अधिनियम, जिसको प्रतिबंध अधिनियम बोलते हो, जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग ऑफ इंडिया में पारित किया गया था 1829 में, ये वही चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई है। ठीक है, बाकी वही सरकार के अकॉर्डिंग कही गई है, तो बात एक ही है, इसमें कुछ अलग नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा ये। तो आगे हम बात करते हैं, तो वही बात बता दी गई है, और इससे पहले जो है अगर शादी कर ली जाती है तो वह बाल विवाह के अंतर्गत आ जाता है, ये आपकी हो जाती है परिभाषा। आगे अगर हम बात करते हैं भारत में सबसे अधिक बाल विवाह वाला राज्य, तो आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, तो वन फैक्ट के रूप में तो बिहार है। याद रखिएगा, भारत का सबसे अधिक बाल विवाह वाला राज्य जो है वो बिहार है। ठीक है, याद रखिएगा। और वहीं सबसे कम बाल विवाह वाले की बात करें तो आप देख लीजिए हिमाचल प्रदेश है। तो ये भी दो फैक्ट है, आप लोगों को ध्यान रखना होगा। ठीक है, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, बाकी ये ऊपर के आपको जो 2-3 पॉइंट बताया मैंने, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अच्छा, बाल विवाह में किसी को कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ लीजिए भाई। अगर आप लोगों को अगर कुछ पूछना है तो आप बाल विवाह में आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाल विवाह संबंधी कोई भी जानकारी आप पूछ सकते हैं, पूछिए। नहीं पूछेंगे तो मजा कैसे आएगा भाई। आ गया समझ में तो फिर तो ठीक है, फिर तो मैं आगे बढ़ जाता हूं। चलो आगे। शारदा एक्ट के बारे में बताइए। अच्छा, शारदा एक्ट के बारे में। शारदा एक्ट वही है जो मैंने अभी आपसे बताया है कि पहली तो एक आपको डेट याद रखना होगा, बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम, और वो आपका 1929। ये आपको पहली बात यहाँ पर इसको मेंशन कर लेना, 28 सितंबर 1929 पहला। दूसरी बात, इसमें सबसे पहले ये बोला गया था कि लड़कियों की जो आयु होगी वो 14 वर्ष रही होगी, लड़के की जो उम्र होगी वो 18 वर्ष होगी। ये पहले बताया गया था, लेकिन ये संशोधन कर दिया गया, बदला गया इसको। तो ये पहले तय किया गया। अब हालांकि 18 और 21 की अगर मैं बात करूं तो ये भी शारदा एक्ट में ही है, उससे बाहर नहीं, ये बाद में संशोधन किया गया इसमें। ठीक है, तो ये इसी में आता है। ये दोनों उम्र के बारे में आप ध्यान रखिएगा। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग ऑफ इंडिया ने इसको पारित किया है, और खासकर अगर मैं इसमें बात करूं तो आपके लिए इसके जो प्रयोजक हैं हरबिलास शारदा हैं, जिनके नाम पर ही शारदा अधिनियम का नाम भी जाना गया था। तो इसीलिए इसको शारदा अधिनियम भी बोला जाता है, इसीलिए। तो ये एक बात याद रखना आप लोग। और हालांकि इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो सन 1927 में, हालांकि ये आया 1929 में, लेकिन उससे पहले ही राय साहिब हरबिलास शारदा ने केंद्रीय विधानसभा में अपना हिंदू बाल विवाह विधेयक पेश कर दिया था। और विधेयक पेश करने की बात करता है तो आप ध्यान रखिएगा, राय साहिब हरबिलास शारदा ने 1929 में किया था, 1927 में किया था, 1927 में। ठीक है, तो ये चीज़ आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा, ये भी एग्जाम में प्रश्न कभी कभी बन सकता है। और एक बात और ध्यान रखना है कि ये जो आप मैं बताया हो कि इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग वाला बात, ये अपनी रिपोर्ट पेश किया था, ध्यान रखिएगा, जोशी समिति थी। तो जोशी समिति ने 20 जून 1929 को अपनी रिपोर्ट को जो पेश किया था वो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग में पेश किया था 28 सितंबर 1929 को। इसीलिए उसको कहा जाता है भाई उसी समय उसकी स्थापना हुई थी, इसीलिए बोला जाता है। ठीक है, और 1 अप्रैल 1930 में पूरे ब्रिटिश भारत पर, पूरे ब्रिटिश, उसमें ब्रिटिश का समय था तो इसलिए हम ब्रिटिश भारत बोल सकते हैं, तो पूरे ब्रिटिश भारत पर वो फैल गया था, यानी हमारे भारत में वो
लागू हो गया था 1929 में। अब तो क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़े फिर अब। हाँ जी सर। चलिए बहुत बढ़िया। दहेज प्रथा, जी हाँ बोलिए, कुछ कह रहे हैं आप। सर अब तो शारदा एक्ट हट गया ना, बाल विवाह एक्ट। शारदा एक्ट का नाम वही है, शारदा एक्ट हटा नहीं है। 18 और 21 वर्ष जो है चल रहा है, ठीक है, संशोधन है वो संशोधन है, ठीक है, हटाया नहीं गया है कि वो हट गया है, वो संशोधन है। 18 वर्ष 21 वर्ष चल रहा है। 2006 का अधिनियम जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो वो चीज होगा, वो हटा नहीं है। क्लियर हो गया। अब ये मत कह देना किसी से कि हट गया शारदा अधिनियम, बोलना नहीं, संशोधन जरूर बोलना उसमें कि संशोधन पार्ट है, संशोधन किया गया है। 18-21 वर्ष तो अभी चल रही ना उम्र, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूँ। तो ये देखिए दहेज प्रथा है। दहेज प्रथा आप लोग भली भांति तरीके से जानते हैं, दहेज व धन, है ना। और मैंने 2-3 बातें आपको शुरुआत में बोला था। दहेज प्रथा के बारे में अगर हम बात करें तो कभी कभी कोई व्यक्ति अगर पूछे दहेज प्रथा के बारे में, तो डिबेट वगैरह पर अगर आप नेगेटिव पॉइंट पे जाते हैं तो आप ये शब्द भी बोल सकते हैं कि दहेज प्रथा जो होती है बेटियों को आत्मनिर्भर बनाती है। बहुत लोग कहते हैं कि भैया किसी व्यक्ति का अगर हम पैसे लेंगे, दहेज लेंगे, तो क्या हम अमीर बन जाएंगे। तो डिबेट पे हो, मैं डिबेट की बात कर रहा हूँ, तो डिबेट पे आप कह सकते हो कि भाई जाहिर सी बात है कि हम जो लड़कियों के बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ पे उसकी आत्मनिर्भरता की बात करें तो आर्थिक स्थिति से वो मजबूत कर सकता है उसको, है ना, डिबेट पे। और फिर उसको स्वतंत्रता बनाता है या स्वतंत्र कर सकता है। क्योंकि विवाह के बाद अगर हम बात करें नए स्थान पर नए तरीके से अपना जीवन शुरू करने के लिए भाई इनकम चाहिए, है कि नहीं। तो ये एक दहेज प्रथा कहते हैं, एक साधारण शब्दों में, है ना। या सदियों से भारत में, हालांकि ध्यान रखिएगा आप सभी लोग कि भाई दहेज प्रणाली या दहेज प्रथा के बारे में बात कर रहा हूं, भारत में ये प्रचलित नहीं है। अब इसके लिए कानून बना दिया गया है। इस समस्या है एक प्रकार की, इस समस्या को रोकने के लिए सरकार ने इसके लिए कानून बनाया है, दंडनीय अधिनियम बनाए हैं, और यदि कोई पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी भाई। अब ऐसी चीजें हैं, पहला भी ऐसे था, ऐसी बात नहीं थी। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो दहेज वह धन होता है जो विवाह में वधू पक्ष के द्वारा वर पक्ष को दी जाती है, ठीक है। दहेज देने की इसी प्रथा को दहेज प्रथा कहते हैं। सरकार द्वारा कानून बनाया है कि इसमें दहेज लेना देना दोनों अपराध है। पकड़े जाने पर दोनों पक्षों को सजा देने का प्रावधान भी बनाया गया है ना। तो ये बात आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, लेना और देना दोनों के लिए घातक साबित हो सकता है दहेज प्रथा, ठीक है। दहेज प्रथा अगर हम बात करें तो दुल्हन को दूल्हे के घर जाने के समय उपहार देने के लिए भारतीय प्रथा बन गई है ये। तो बहुत लोग नहीं बोलते गिफ्ट मिला है भाई, उपहार मिला है, ये नहीं जानते कि वो एक प्रकार से क्या है, कानूनन अपराध है ये, है ना। ये चीजें बन जाती हैं, है ना। आगे अगर हम बात करते हैं दहेज प्रथा की अवधारणा के बारे में, तो सुनिश्चित करने के लिए शादी के बाद दुल्हन आर्थिक रूप की स्थिति जो प्रदान करता है, तो कहीं ना कहीं दहेज प्रथा ही यहाँ पर भूमिका निभाती है, ठीक है। तो ये आपका दहेज प्रथा के संबंध में था। आगे अब थोड़ा सा बात करेंगे, थोड़ा सा दहेज प्रथा के बारे में। दहेज प्रथा एक अधिनियम है, कोई बताना चाहेगा वो अधिनियम कौन सा है? कोई बताना चाहेगा? भैया 1961। 1961। वेरी गुड, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऐसे थोड़ा सा अब मैं थोड़ी सी इसके बारे में बता देता हूँ, आप लोग थोड़ा सा आप भी इसको नोट कर लीजिए। 1961 मातृत्व, आपने एक लाभ देखा होगा, मातृत्व लाभ करके अधिनियम, वो भी 1961 का ही है ना, वो भी ध्यान रखिएगा आप लोग। और अगर हम बात करें 1961 के बारे में, तो 1961 में भी दहेज प्रथा के बारे में बात की गई है। इसमें इस अधिनियम में इसमें बताया गया है
ठीक है। और कहा गया है कि दहेज निषेध अधिनियम है और इसके अनुसार लेन देन के सहयोग में करने पर आपको 5 साल की कैद हो सकती है, 15,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। और इसमें धारा 406 के अकॉर्डिंग लड़की के पति और ससुराल वालों के लिए 3 साल की कैद और जुर्माना दोनों के लिए होगा यदि वे लड़की के स्त्री धन को उसे सौंपने से मना करते हैं। सौंपने से मना करने का मतलब ये हुआ कि एक प्रकार से कि अगर मान लीजिए लड़की का धन, ठीक है, जिससे कोई ज़बरदस्ती दे देता है भाई कि भाई नहीं रखो, ये गिफ्ट है, ये उपहार है, ये चीज़ें, तो इस तरीके की बात भी यहाँ पर कहा गया है कि ऐसी भी चीज़ों पे लेना नहीं चाहिए। लेकिन अगर लड़की को दे रहे हैं तो ले सकते हैं, आई थिंक लड़के को नहीं दे सकते हैं आप इतना महंगा गिफ्ट। जैसे अगर आपको कोई कहे कि भाई मैं अगर मान लीजिए कि अगर कोई फ्लैट दे रहा हूँ, ज़मीन दे रहा हूँ, फ्लैट मान लीजिए आपने 2 फ्लोर का फ्लैट है, दहेज में गिफ्ट दे रहे, तो आप क्या करोगे, उसे लोगे? बताइए आप लोग, आप उसे लेंगे? अगर आपकी शादी हो रही है और आपको वहाँ पे फ्लैट दिया जा रहा है तो क्या करेंगे आप, उसको लेंगे या नहीं लेंगे? बताइए क्या करेंगे, क्या विचार होगा आपका? बताइए, आप लोग बोल नहीं रहे। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आप लोगों की मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति की अगर आपकी शादी हो रही है और उस समय मान लीजिए आपके पिता, लड़की के पिता लड़के को एक मान लीजिए गिफ्ट दे रहे हैं मकान, तो आप क्या करेंगे? उसे लेंगे? क्या करेंगे? मना करेंगे? ले लेंगे, मिल जाए तो। नहीं, अगर वो कहेगा मैं गिफ्ट दे रहा हूँ फिर लेंगे। फिर ले लेंगे? अगर वो कह रहा है कि ये गिफ्ट है आप रख लीजिए, एक प्रकार से। चलिए, आप लोग अभी एक्टिव भी नहीं हैं और एक्टिव से मुझे जवाब भी नहीं आ रहा है ले पॉजिटिव। लेंगे सर। अच्छा, आदर्श स्थिति है वो तो ये कहती है कि नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अधीन दंडनीय है। हाँ। लेकिन जो सामाजिक स्थिति वो है कि वो प्रत्येक व्यक्ति उसको लेता है, हाँ। चाहे वो किसी रूप में ले, चाहे स्त्री धन के रूप में ले, चाहे उपहार के रूप में ले, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। नहीं, अगर मान लीजिए उसका अगर पिताजी कह रहे हैं कि भैया मैं आपको उपहार दे रहा हूँ अपनी बेटी को, तो ऐसी कंडीशन पे क्या करेंगे? उस उपहार को आप एक्सेप्ट करेंगे? देंगे, वो उसमें अधिनियम के दायरे में भी नहीं आएगा और ले भी लिया जाएगा, दोनों चीज हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। यहाँ उन्होंने एक शब्द यूज किया था कि मैं अपनी लड़की को उपहार के रूप में दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आप अगर ऐसी चीज़ें कहें तो पहले ही अगर कह दिया जाए कि भाई इतना कॉस्टली चीज़ें ना दी जाए तो सबसे बेटर रहे, है ना। लेकिन अगर वो दे रहे हैं अपनी लड़की को तो वहाँ पर उस चीज़ों को लिया जा सकता है, तो वो अपराध भी नहीं होगा एक प्रकार से, क्योंकि उन्होंने अपनी लड़की के लिए एक प्रकार से वो चीज़ें उपहार में दिया है, गिफ्ट में दिया है ना। अच्छा, इसमें सर एक चीज और जोड़ेंगे कि जैसे अभी संशोधन हुआ है, पूरे देश में भी संशोधन हुआ है और उत्तराखंड के संदर्भ में भी संशोधन हुआ है, तो जो पैतृक संपत्ति है उस पैतृक संपत्ति में लड़की को लड़के के बराबर का कानूनी रूप से अधिकार प्राप्त हो गया है। हाँ हाँ। तो इस संदर्भ में भी क्या है कि जो दहेज की प्रवृत्ति जो है, सामाजिक परिवर्तन आप पढ़ा रहे थे पीछे, तो उसी तरीके से दहेज की प्रवृत्ति भी ऐसे बदल रही है कि जैसे किसी के पास मान लीजिए 4 बीघा जमीन है और उसके 2 बच्चे हैं, तो वो 2 बीघा जमीन को पैतृक संपत्ति के रूप में उसे हस्तांतरित करता है विवाह के समय में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यदि आपको, हाँ ये देखो अभी आपने बताया कि अब तो हालांकि हर एक राज्य में लागू हो गया है, ये जरूरी नहीं कि बस केवल उत्तराखंड, और भी कई चीज़ों पर हर राज्य में इस बातें कह दी गई हैं कि अगर मान लीजिए उसके पास 2 लड़के हैं प्लस में एक बेटी भी है तो उसका भी हक बनता है ना, उसका भी हक बनता है उस पैतृक, मतलब जो भी उसके पास संपत्ति है पैतृक की, ठीक है, संपत्ति पर उसका भी अधिकार बनता है, लड़की का भी। समझ गए आप? ये बात सही है।
तो आगे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर अगर बात किया जाए तो जैसे धाराएं हैं, कुछ धाराओं में अगर हम बात करें दहेज निषेध को लेकर, एक धारा 406 है। अब बात को जरा सा समझिएगा धारा के बारे में, ये क्या क्या बताता है 406। धारा 406 कहता है कि अगर कोई भी पुरुष अपनी पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करता है और उसको उसके परिवार वाले को इस धारा के अंतर्गत 3 साल की सजा दी जाएगी और जुर्माना देना पड़ेगा। अगर अपनी पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहा है तो धारा 406 होगी। एक और धारा याद कर लीजिए, 302 नहीं, 304 का बी, 302 तो दूसरा हो जाएगा, है ना। 304 के 2 के बारे में देखिए, 304 का बी क्या बोल रहा है कि इस धारा के अंतर्गत कहा गया है कि उस तरह का केस आता है जिसमें किसी महिला की मौत अगर दहेज के कारण होती है या फिर उसको जलाने की कोशिश की जाती है तो उसके पति को या घरवाले को उम्र कैद की सजा दी जाएगी। ये धारा 304 का भी कहता है आपसे। 2 धारा क्लियर हुआ। मैं ज्यादा धारा के बारे में बात नहीं करूंगा, सिर्फ 3 ही बार बात करूंगा, 3 बार। एक तो 406 याद रखिए, 304 का बी, और एक याद रखिए धारा 498। 498 का ए है ना, 498 का ए है। इस धारा के अंतर्गत कहा गया है कि उस तरह के केस आते हैं जिसमें अगर कोई महिला दहेज की प्रताड़ना से तंग आकर जान देने की कोशिश करती है। ध्यान सुनिएगा, महिला अगर कोई है दहेज की प्रताड़ना से तंग आकर जान देने की प्रताड़ना की बात हो रही है, तो अगर इसकी शिकायत वो पुलिस को कर देती है तो उसके पति और ससुराल वालों को उम्र भर की सजा हो सकती है। देखिए कितनी अच्छी बात कही गई है। धारा नंबर 406, धारा 304 का बी, धारा 498 का ए। ठीक है, ये 3 धाराएं आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आप लोग इसको धारा करके बस एक एक लाइन में लिख लिया करो सेंटेंस वाइज कि इसमें कह रहा है कि पुरुष अपने पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित कर रही है, 406। 304 क्या बोल रहा है, कह रहा है कि अगर मान लीजिए इसमें कि महिला की मौत हो जाती है और वो किसी दहेज के कारणवश, तो उसको सजा होगी। 304 का बी। और 498 का अगर ए कहता है आपसे ये कि अगर कोई महिला दहेज की प्रताड़ना से तंग आकर जान देने की कोशिश, उसके अंदर आत्महत्या का विचार आ रहा है और वो पुलिस को केस कर दे, तो ऐसी कंडीशन पर भी उसे उम्र भर की सजा हो सकती है। तो ये 3 बातें हैं, आप इसे ध्यान रखें। ठीक है, 3 बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं। दहेज प्रथा के बाद हम लोग और नेक्स्ट आता है चोरी। चलिए एक बार मुझे बताइए चोरी क्या होती है? चोरी क्या होती है? बताइए। किसी व्यक्ति की सहमति या कोर्ट के आदेश के बिना किसी व्यक्ति की संपत्ति को अनधिकृत रूप से लेना चोरी कहलाता है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो जैसे किसी भी चीज को, बहुत बढ़िया आप बता रहे हैं, किसी भी चीज को बिना बताए ले लेना, है ना, या अब उसकी मर्जी के बिना ले लेना, वो चोरी ही कहलाती है। वो एक प्रकार की चोरी ही कहलाती है। पहले आप किसी चीज को अगर आप लेते हैं तो आप उनसे पूछ कर लीजिए कि क्या मैं ये चीज ले सकता हूं। यदि इस तरीके से पूछ कर ले रहे हैं तो वो ठीक है, और बिना पूछे आप ले रहे हैं और वो व्यक्ति सामने अगर बैठा भी है, अगर कोई रिस्पॉन्स भी नहीं कर रहा है, तो वो एक प्रकार की चोरी है। तो उसकी सामान है भाई, इसलिए उसको आप पूछ कर लीजिए। ठीक है, वो होती है। तो यहाँ पर देखिए चोरी क्या होती है, तो किसी व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के संपत्ति उसके सहमति के बिना या गैर कानूनी के रूप में लेना एक प्रकार की चोरी कहलाती है। ठीक है, चोरी करने का कारण क्या हो सकता है कि किसी भी कार्य करने का कोई ना कोई कारण होता है, और इसी प्रकार से ही चोरी का एक मुख्य कारण गरीबी हो सकता है। जब कोई व्यक्ति अपनी जरूरतों को सामान को पूरा करने में असफल हो जाता है, तब वह चोरी का रास्ता अपनाता है ना, तब वो व्यक्ति चोरी की रास्ता अपनाता है।
ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं चोरी। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। अच्छा, कोई मुझे बताना चाहेगा धारा इसके अंतर्गत अगर हम बात करें, धारा 379, थोड़ा सा धारा मैं इसलिए बता रहा हूँ, कभी कभी अगर पूछ ले एलिगेशन करके तो आप लोग उसको समझ लीजिए, बस जो इंपॉर्टेंट है उतनी धारा पढ़ना है, सारी धारा थोड़ी नहीं पढ़ना है हमें। 379 धारा आपको पता है, देखिए मैं बताता हूं आपको। अगर हम धारा बात कर रहे हैं 379 के, कि जो भी व्यक्ति चोरी करने का अपराध करता है उसे किसी एक अवधि के लिए, चोरी करने का अपराध कर रहा है 379, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे 3 वर्ष तक बढ़ाया भी जा सकता है। आप समझ रहे एक अवधि का मतलब? अवधि का मतलब समझ रहे हैं आप? नहीं समझ रहे पूछिए, बताऊंगा ना, नहीं बोलेंगे तो कैसे मजा आएगा। नहीं सर, अवधि निश्चित समय से। नहीं, एक अवधि जैसे दिन में क्या होता है, एक अवधि होती है। अगर मान लीजिए ये अगर सुबह बंद हुआ है ना, तो उसे शाम तक छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे में, या आफ्टरनून तक छोड़ दिया जाएगा, दोपहर तक छोड़ दिया जाएगा। चोरी किया है एक अवधि, ठीक है, ठीक है ना। तो चोरी के लिए जो दंड दिया गया है आईपीसी में, आईपीसी सेक्शन 379, आप इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जो व्यक्ति चोरी करने का अपराध करता है उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे 3 वर्ष तक के बाद में बढ़ाया भी जा सकता है, आर्थिक दंड, और दोनों यहां पर उसे दिया जा सकता है, उसे आर्थिक दंड भी दिया जा सकता है। ठीक है, ये भी बात हमें ध्यान रखनी होगी। ठीक है, बस इतनी चीजें हमें समझना है। यहां से जमानत भी होता है, गैर जमानत भी इसी में होता है ना। चलिए आगे बात करते हैं नशाखोरी के बारे में। और नशाखोरी वही है धूम्रपान, जिसको व्यसन कहते हैं, है ना। जब कोई बालक या व्यक्ति किसी नशीले पदार्थ का सेवन करता है तो उस बालक को या व्यक्ति को नशाखोरी के अंदर रखा जाता है। जैसे तंबाकू, शराब, सिगरेट, भांग, गांजा, चरस, बहुत सारी चीजें आती हैं, इत्यादि जो है पदार्थों का सेवन करना धूम्रपान कहलाता है। तो नशीली पदार्थ का जो भी व्यक्ति सेवन करेगा तो वो धूम्रपान के अंतर्गत, नशीली व्यक्ति या नशाखोरी के अंतर्गत वो आ जाएगा ऑलरेडी पहले से। ठीक है, ये चीजें आ जाएगी। आगे बात करते हैं बाल अपराध क्या होता है। अच्छा, बाल अपराध भी हम देख लेते हैं। तो बाल अपराध होता है कि कोई भी व्यक्ति जन्म के अपराधी नहीं होता है, परिस्थितियां उसे ऐसा करने पर विवश कर देती हैं। तो ये प्रकार के बाल अपराध के अंतर्गत ऐसी कुछ कोटेशंस कहा जा रहा है। और बाल अपराध शब्दों से पता चल रहा है कि बाल अपराध यानी बालक के द्वारा किया जा रहा है अपराध, और बालकों के द्वारा किया जाने वाला वैसा कार्य जो सामाजिक स्तर पर गैर कानूनी कार्य हो, उसे ही हम बोलते हैं बाल अपराध कर रहा है इसमें। जैसे धूम्रपान करना, लड़ाई झगड़ा करना, चोरी करना, माता पिता की बात ना मानना। अच्छा, अगर आप ऐसे भी ना कहें कि केवल अगर माता पिता की बात नहीं मान रहा है तो भाई बाल अपराध हो रहा है, तो हालांकि रुख जो मुड़ रहा है वो इसी की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये जो मैं बता रहा हूँ बाल अपराध की तरफ ही, माता पिता का बात ना मानना एक प्रकार का रीजन बताने का कारण अगर मैं करूँ तो ये इसी की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो जैसे कोई बच्चा अगर बात नहीं मान रहा है तो ध्यान से इस बात को समझ लीजिए आप लोग कि कहीं ना कहीं इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आज बात नहीं मान रहा है आपका, आने वाला जब भी, बहुत लोग कहते हैं ना कि भाई आज नहीं मान रहा है, जब बड़ा होगा तो समझ जाएगा, मानने लगेगा। भाई कुछ नहीं करेगा वो, अगर अभी नहीं सुधरा तो कभी नहीं सुधरा। ठीक है, इसलिए अभी से ही जैसे कोई गलत काम करे बालक, उसको तुरंत उसको मतलब नियम बताया जाए, कानून बताया जाए, भाई इस तरीके से रहना है आपको। ठीक है, एक नैतिकता बताई जाए उसको। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति मना करता है या बालक अभद्र भाषा का प्रयोग करता है तो तुरंत मना करो, झूठ बोलता है तो तुरंत टोको,
बुरी संगति में रहता है तो तुरंत बोलो उसको। विद्यालय के संसाधनों को क्षति पहुंचाता है, ये भी गलत बात है भाई। बहुत लोग एक्शन ही नहीं लेते। अगर पेरेंट्स के पास अगर कोई विद्यालय से टीचर चला जाता है, कोई कंप्लेन जाती है कि आपका बच्चा ये करता है, तो उस पर एक्शन ही नहीं लेते भाई। एक दो बार समझाते हैं, बाद में कुछ बोलते ही नहीं उसको। ये गलत है, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो विद्यालयों की दीवारों को अभद्र शब्दों को लिखना, विद्यालय से भागकर कहीं घूमने चला जाना, जैसे बंक मारते हो ना आप लोग, सिनेमा देखना इत्यादि चीज़ों जो होती हैं, ये बाल अपराध के उदाहरण के अंतर्गत कहीं ना कहीं रखा गया है इन चीज़ों को, ठीक है। तो ये आगे बात करते हैं कुछ परिभाषाओं के बारे में। जैसे अगर मैं जेम्स के बारे में बात करूं, तो बाल अपराधी का मतलब ये होता है कि उस बच्चे से होता है कि जो आदत के रूप में अपनी निराशाओं को समाज विरोधी कार्य अथवा हिंसा के रूप में प्रदर्शित करता है, वो बाल अपराध कहलाता है। तो बाल अपराधी का मतलब होता है कि उस बच्चे से संबंधित है जो आदत के रूप में अपनी निराशा को समाज विरोधी कार्य और हिंसा के रूप में प्रदर्शित कर रहा है, वो बाल अपराध है। हालांकि कई विद्वानों ने अलग अलग तरीके से परिभाषा दिया है, ये परिभाषा सब आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। बाकी आप देख लेना पीडीएफ, मैं अभी आपको पीडीएफ भी मेंशन कर दूंगा। आगे अगर हम बात करता हूँ बाल अपराध के, तो कारण क्या बन सकते हैं बाल अपराध का। बाल अपराध के कई कारण हैं, जैसे पारिवारिक कारण हो सकता है, सामाजिक माहौल हो सकता है, आर्थिक कारण हो सकता है, चलचित्र हो सकता है, कुछ जो है संगति हो सकता है, व्यक्तिगत कारण हो सकता है। तो कई ऐसे रीजंस हो सकते हैं, पारिवारिक कारण भी हो सकता है, सामाजिक माहौल भी हो सकता है बाल अपराध का, ठीक है। ये होता है कारण, ठीक है। बाल वेश्यावृत्ति की बात करें जी, आपकी आवाज साफ नहीं आई थी बीच में। अभी क्लियर मेरी आवाज जा रही है आप लोग के पास? कंफर्म कर दीजिए एक बार। अभी आ रही है, पर उससे पहले आपकी आवाज साफ नहीं आई थी। चलिए, अभी आप इतना देख लीजिए कि ये बाल अपराध के कारण है। अभी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, पीडीएफ भी आपको ग्रुप में डाल देता हूं, आप इसे देख लेना, है ना। इंपॉर्टेंट चीजें थोड़ा सा इसको समझिए, इस पर जब मैं प्रश्न करवाऊंगा तो आपको समझ में आएगा सारी चीजें। बाल वेश्यावृत्ति के बारे में बात करें तो इसमें वेश्यावृत्ति एक बच्चा है, देखो ध्यान सुनिएगा, बाल वेश्यावृत्ति होती क्या है, कोई बताना चाहेगा मुझे सिंपल शब्दों में? जैसे सर बाल विवाह की बात हुई थी कि बाल विवाह वो था जहाँ पे कानूनी आयु से पूरी होने से पूर्व विवाह किया जाता है, ठीक उसी प्रकार जहाँ पे कानून एक व्यक्ति के एडल्ट होने से पहले उसके द्वारा कॉमर्शियल रूप से, मतलब कि जैसे हम कहेंगे कि प्रोस्टिट्यूशन करना, वेश्यावृत्ति करना या करवाना जो है वो बाल वेश्यावृत्ति होता है। वेरी गुड। तो देखो बाल वेश्यावृत्ति में बस ऐसे शब्दों को हमें पकड़ना है, इससे टफ कोई प्रश्न एग्जाम में आने वाली नहीं है। तो बाल वेश्यावृत्ति है वह वेश्यावृत्ति जो एक बच्चा शामिल है, और यह एक रूप, मतलब एक रूप में बच्चों को वाणिज्य, इन्होंने बोला अब कॉमर्शियल, बहुत बढ़िया, कि वाणिज्य यौन शोषण, और ये यौन शोषण एक प्रकार का जो करवाने की बात हो रही है यहाँ पे, ये बेसिकली बाल वेश्यावृत्ति की बात कर रही है। और यह शब्द आमतौर पर नाबालिग या सहमति की कानूनी उम्र के तहत बच्चों की या व्यक्ति की वेश्यावृत्ति के संदर्भ में अधिकांश न्यायालयों में वेश्यावृत्ति के समान प्रतिबंध के भाग के रूप में बाल जो है वेश्यावृत्ति को अवैध भी माना गया है। तो यहाँ जो बाल वेश्यावृत्ति है, बाल वेश्यावृत्ति एक प्रकार से आपको ये समझना है कि वह बच्चा इसमें शामिल है जो बच्चों को व्यावसायिक यौन शोषण का एक रूप दिया गया है। नाबालिग या कानूनी सहमति के उम्र के तहत वेश्यावृत्ति को अस्वीकार किया गया है। और जो बाल वेश्यावृत्ति है आमतौर पे सेक्स तस्करी के रूप में प्रकट होती है। ये बच्चा का अपहरण कर लिया जाता है, सेक्स व्यापार में इसको शामिल किया गया है,
ठीक है। तो ये एक प्रकार के अगर हम बात करें तो बाल वैश्यावृत्ति के अंतर्गत इसको रखा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आ जाएगी, आप इसको खास कर ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। इसमें सर एक एक्ट है, एक वो महिलाओं एवं बालिकाओं का अनैतिक व्यापार अधिनियम, संभवतः 1956 का है, ऐसे ध्यान में नहीं आ रहा है जी पूरी तरह। हाँ, तो अनैतिक, शायद वो भी हाँ इसमें जुड़ेगा। हाँ, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम है। वेरी गुड, इन्होंने बोला है 1956 का ये। ठीक है, तो ये जो 1956 का अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम है, ये इसी के संबंध में कहीं ना कहीं वो उसके बारे में ही बात करता है, इसी के बारे में। ठीक है, इसी के बारे में ही ये जिक्र करता है। जैसे आपको पता होगा कि इसमें अगर जो होता है वैश्या का अर्थ, वैश्यावृत्ति का, कि किसी भी व्यक्ति का आर्थिक लाभ के लिए लैंगिक शोषण करने का वैश्यावृत्ति कहते हैं, वैश्यावृत्ति। और वैश्यावृत्ति का अर्थ ये बताया गया उस अधिनियम में, जैसे अभी आपने बोला है, तो किसी मकान, कमरे या वाहन या स्थान से है जहां उसके किसी भाग से जिसमें किसी अन्य व्यक्ति के लाभ के लिए किसी का लैंगिक शोषण या दुरुपयोग किया जा रहा हो, या दो या दो से अधिक महिलाओं के द्वारा अपने आपसी लाभ के लिए वैश्यावृत्ति किया जा रहा हो, यह एक प्रकार की आपकी क्या कहलाएगी, अनैतिक व्यापार कहलाएगा, अनैतिक व्यापार कहलाएगा ये। ठीक है, ये आपका अनैतिक व्यापार कहलाएगा। बहुत बढ़िया, याद रखिएगा, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम है 1956 का, इसे आप लोग खासकर ध्यान रखेंगे सभी लोग। ठीक है, क्लियर हो गया? बोलिए एक बार। जी सर। हाँ हाँ हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अच्छा, यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें लिखी गई कि बच्चों को जो है वैश्यावृत्ति के लिए कई परिभाषाएं प्रस्तावित की गई, कि संयुक्त राष्ट्र ने परिभाषा भी की कि पैसे के लिए या उस व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति के साथ अन्य विचार के लिए यौन कार्य करने के लिए एक बच्चे के सेवाओं को शामिल करने के लिए पेश किया गया कार्य। ठीक है, ये चीज़ें हैं। कन्वेंशन बाल अधिकार पर बच्चे बाल वैश्यावृत्ति, बाल अश्लीलता की बिक्री वैकल्पिक प्रोटोकॉल के रूप में जो है प्राप्त करने या खरीद करना, ठीक है, या बच्चे की सेवाओं में पेशकश करना, ये सारी चीज़ें बेसिकली जो है ऐसे व्यवहारों को जो है रिप्रेजेंट करता था। बताया गया कि यह एक प्रकार का बच्चों के वैश्यावृत्ति के लिए जो है चीज़ें ये मेंशन की गई है। ठीक है, तो ये आ जाता है आपका। बाकी वैश्यावृत्ति का जो एक अधिनियम है, अगर आपको इस सिलेबस में मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। इसमें मैं कुछ धाराओं के बारे में आप लोगों से बताना चाहूँगा, जैसे आपको हर एक चीज़ के अंतर्गत बता रहा हूँ, उसी प्रकार से एक धाराएं भी इसमें भी थोड़ा सा ध्यान रखें आप लोग। अगर मैं बात करूँ धारा नंबर 366 के बारे में, किसी को पता है धारा 366 का एक धारा है, 18 साल से कम उम्र की लड़की को गैर कानूनी संभोग के लिए फुसलाना, इसके लिए अगर बात किया गया है तो धारा 366 में किया गया है। ये यदि कोई व्यक्ति मान लीजिए किसी 16 साल से कम उम्र की लड़की को बहला फुसला कर किसी स्थल से ले जाने पर, या किसी कार्य को एक प्रकार से आप ये भी कह सकते हो कि शारीरिक संबंध बनाने से, तो ये बेसिकली इसके अंतर्गत रखा गया, उसे दंडित किया जाएगा, 10 साल की जेल होगी उसे। ठीक है, तो ये गैर कानूनी है। तो ये इस तरह का आपको एक बात याद रखनी है 366 का। तो ये धाराएं भी आपको पता होना चाहिए कि आप बता सकते हैं लोगों से। देखो, धाराएं तब याद होंगी जब आप लोगों से बातचीत करेंगे, उन धाराओं के बारे में बताएंगे, तभी आपको याद होगा। और अन्यथा धाराएं एक भी याद नहीं होने वाली हैं आपको। मैं जितनी धाराएं बता रहा हूँ उसको कॉपी पर नोट कर लीजिए, और उसके बाद आपको उसके बारे में चर्चा करिए अपने सहपाठी से, अपने लोगों के बारे में बताइए इनसे कि ये धाराएं हैं, तो वो तभी याद होगी आपको। अभी तो आप सुन ले रहे हैं, फिर जैसे ही आप जाएंगे फिर भूल जाएंगे आपको। उसके बाद धारा 366 के खामे भी कहा गया है। ये सारे की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए एक सोशल वर्कर को, है ना। विदेश से लड़की का आयात करना, अगर कोई व्यक्ति किसी 21 साल से कम उम्र की लड़की को विदेश में या जम्मू कश्मीर से लाया जाना, इस तरीके का लाता जाना गैर कानूनी बताया गया है ये भी, और इसमें भी उसको सज़ा मिलेगी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना, 10 साल की सज़ा है, जेल भी इसमें भी है। एक और धारा याद कर लीजिए, 2 ही धारा और बताऊंगा बस। एक धारा आपको बताऊंगा 372।
वैश्यावृत्ति आदि के बच्चों को बेचना। अगर कोई व्यक्ति किसी 18 साल से कम उम्र के बच्चे को वैश्यावृत्ति या गैर कानूनी संभोग या किसी कानून के विरुद्ध दुराचारिक काम के लिए लाया जा रहा है उसको, और उसका उपयोग किया जा रहा है, बेचना, भाड़े पर देना, ये सारी चीजें बात कही गई है 372। याद रखिएगा, एक धारा ये है। और ये सभी की सभी मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से। आप लोगों को पता होगा अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 का जो एक्ट आया है, उसी के बारे में बात कर रहा हूं मैं, है ना, उसी के बारे में बात कर रहा हूं मैं। एक और आप लोग नोट कर लीजिए और समझ लीजिए बस। एक है 373, ठीक है, एक ही धारा, बस ये 3-4 धारा है, इसमें याद कर लीजिए। वैश्यावृत्ति आदि के बच्चों को खरीदना, वहां मैंने कहा था बेचने को लेकर, यहां मैं बात कर रहा हूं खरीदने को लेकर। यदि कोई व्यक्ति किसी 18 साल से कम उम्र के बच्चों को वैश्यावृत्ति या गैर कानूनी संभोग उसके विरुद्ध में दुराचार कोई काम करता है या खरीदने का काम करता है, तो यह क्रियाविधि बेसिकली कानूनी अपराध है। 10 साल का उसे जेल होगा, जुर्माना होगा। यह बातें कही गई है 373 में, ठीक है, याद रखिएगा। बस इतनी धाराएं आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। बाकी यही चीजें हैं यहाँ पर। अगर उदारता पे बच्चों को यौन शोषण में ढकेलने वाला जो कारक बनता है वो आर्थिक असमानता बनती है, असमान सामाजिक आर्थिक संरचना बन जाती है, पारिवारिक विघटन बन जाता है, हानिकारक पारस्परिकता बन जाती है, धार्मिक प्रथाएं बन जाती हैं जो बच्चों के मूल अधिकारों की पूर्ति को कम करती हैं, जिसकी वजह से यौन शोषण में धकेलने का एक बेसिकली रीजंस बन जाते हैं, कारण बन जाते हैं बच्चों को। बाकी यहाँ पे अगर आप देखें तो ये परिभाषा बाल वैश्यावृत्ति में यहाँ पे दिया भी गया है संयुक्त राष्ट्र ने कि पैसे के लिए या उस व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के साथ अन्य विचार के लिए यौन कार्य करने के लिए एक बच्चे की सेवाओं को शामिल करना या पेश करना जो कार्य कहलाता है वो बेसिकली बाल वैश्यावृत्ति कहलाती है। तो ये चीज़ें बेसिकली हमें मिल जाता है, हमें पता भी है, सिंपल शब्दों में लिखा हुआ था। जेनेवा ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम जो कार्यालय ने कहा है, जिसको आप इंटरनेशनल लेबर ऑफिस बोलते हैं, बच्चों की वैश्यावृत्ति और बाल अश्लीलता, बाल यौन शोषण के 2 प्राथमिक रूप बताए जो अक्सर अधिव्यापक होते हैं, यानी ओवरलैप होते हैं। तो ये चीजें बताई गई इसमें। यहां आप टाइप देख लेंगे, है ना, तो ये आपको मिल जाएगा, इजी है ये सारे के सारे के कारण क्या बन सकते हैं, उसके टाइप में कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं, ठीक है। मानव तस्करी के बारे में बात अगर हम करें तो इसी का पार्ट बनता है मानव तस्करी भी। तो मानव तस्करी को ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय द्वारा परिभाषित किया गया कि किसी व्यक्ति की भर्ती, परिवहन, हस्तांतरण, आश्रय या प्राप्ति के रूप में इस तरह के माध्यम से धमकी या बल या अन्य प्रकार के जबरदस्ती और अपहरण, शोषण या उसके उद्देश्य से धोखाधड़ी या धोखा एक प्रकार की मानव तस्करी के अंतर्गत इसको रखा गया। तो कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ें भी देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो ये है, इसका नाम आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि मानव तस्करी को ड्रग्स और अपराध पर है ना, ऑन यूनाइटेड नेशंस की बात कर रहा है। तो ये यूनाइटेड नेशंस ने इसका फुल फॉर्म पूछेगा तो आप यही बता देना। बाकी मानव तस्करी, ड्रग्स और अपराध भी कहीं ना कहीं बाल बाल वैश्यावृत्ति में भी ये रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर आपको इसका एक साइकेट्रिक्स, जिसको आप मनोचिकित्सक बोलते हैं, मैरी डी थे, इन्होंने एक प्रक्रिया बताया कि ऐसी समस्याओं को हमें किस तरीके से पहचान करनी पड़ेगी। भेद्यता, आइडेंटिफिकेशन ही रिप्रेजेंट करता है, भेद्यता वही बताती है। भर्ती, परिवहन, शोषण और मुक्ति, ये कहीं ना कहीं एक प्रक्रिया होती है यौन तस्करी की प्रक्रिया को, चरणों को पहचान करने के लिए, आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। तो एक मनोचिकित्सक थे जिन्होंने ये चीज़ें बताई थी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्रम पूछता है तो साइकेट्रिक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप थोड़ा सा मेंशन कर लीजिएगा, इसको IMP कर लीजिएगा, है ना। बाल श्रम और शोषण। बाल श्रम बच्चों के स्कूल जाने और अधिकार छीन लेना और पीढ़ी दर पीढ़ी जो है गरीबों का चक्रव्यूह से बाहर निकलना,
ये बेसिकली बाल श्रम और शोषण के अंतर्गत इसको रखा गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो जाएगी। आपको यहाँ पे एग्जैक्ट डेटा वगैरह नहीं याद करना है, बशर्ते मैंने ये जो PDF ले लिया है या आपको सिर्फ समझना है, वहाँ पे आप देख लेना। बाल मजदूरी है, ये सारी चीज़ें मैंने करवा चुका हूँ ना, है ना। एक जातीय संघर्ष भी आपने सिलेबस में देखा होगा। एक जातीय संघर्ष दो या दो से अधिक परस्पर संघर्ष विरोधी जातीय समूहों के बीच का संघर्ष होता है, जबकि संघर्ष का स्रोत राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक हो सकता है। संघर्ष में व्यक्तियों की समाज के भीतर अपने जातीय समूह की स्थिति के लिए स्पष्ट रूप में लड़ना चाहिए। तो एक जातीय संघर्ष दो या दो से अधिक जो परस्पर विरोधी जातीय समूहों के बारे में संघर्ष हो रहा है, ये कहीं ना कहीं जातीय संघर्ष को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ेगी कि जातीय संघर्ष कहते किसे हैं। ठीक है, ये जहाँ पे दो या दो से अधिक परस्पर विरोधी जातीय संघर्ष के बीच हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं जातीय संघर्ष। ठीक है, क्लियर हो गया जातीय संघर्ष। आगे हम बात करते हैं जातीय संघर्ष में कि एक जाति कि उपजातियों में अथवा भिन्न जातियों के विरोध में तनाव या संघर्ष को ही जातीय संघर्ष कहा जाता है ना। जातीय संघर्ष का कारण जातीय अगर हम बात करें जातीय तनाव या संघर्ष का कोई एक कारण नहीं है, बल्कि इस जटिल समस्या के लिए अनेक कारण उत्तरदायी होते हैं। और राजनीति के चतुर खिलाड़ी जानते ही है, सत्ता यानी अधिकार सुख के लिए आए दिन नए हथकड़े अपनाए रहते हैं। आपको ये सभी को चीज़ों को पता है, आप सभी लोगों को। और इसमें कहा गया है कि अगर मैं बात करें हम लोग कि जातीय संघर्ष में, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जातीय संघर्ष के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से होते हैं। एक होता है जातिवाद, जजमानी प्रथा का पतन होना, आरक्षण होना, प्रजातंत्र का चुनाव, संस्कृतिकरण होता है, आर्थिक स्थिति में सुधार, शिक्षा की सुविधाएं, सुधार आंदोलन और जमींदारी का अंत। तो इसको बेसिकली बताया गया है, ये कुछ कारक के रूप में उसकी विवेचना जो है की गई है। तो ये चीज़ें हैं, आप इसको देख लेना। मैंने इस PDF में ऑलरेडी इसमें मेंशन कर दिया है। ठीक है, आप यहाँ पे मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, ये सारी चीज़ें। आगे हम बात करते हैं और सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे जातीय संघर्ष के बारे में, है ना। तो यहाँ पे देखें जातीय संघर्ष। अच्छा देखो, जातीय संघर्ष को आप एग्जैक्ट शब्द में अगर कहा जाए तो आप कह देना कि भारत में जो जातीय संघर्ष है, सर्वाधिक जातीय संघर्ष में बाढ़ ऐसी आई हुई है, या ऊंच नीच भेदभाव या तत्वों या विरोधों का या संघर्ष का जो जन्म देती है, वो कहीं ना कहीं जातीय संघर्ष कहलाती है। बस इतनी बात आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर हो गया ना जातीय संघर्ष? बता दीजिए भाई, जातीय संघर्ष क्या है? कारण नहीं है, बल्कि वो एक जटिल समस्या है। बस इतनी चीज समझिए। सांप्रदायिक हिंसा या जिसको हम बोलते हैं दंगे, ये लास्ट टॉपिक है आप लोगों का। एक प्रकार का यह हिंसा है जो किसी धर्म, पंथ या संप्रदाय, किसी के विशेष लोगों के बीच में होती है, और इसके अंतर्गत सभी प्रकार के हिंसा और अगर हम बात करें दंगे, झड़प शामिल किए गए हैं। धार्मिक, पंथ और सामाजिक संप्रदाय के बीच में जो क्रियाविधि होती है, वो कहीं ना कहीं सांप्रदायिक दंगे कहलाते हैं। सांप्रदायिक दंगे कहते किसे हैं? सिंपल शब्द में अगर आपसे कहा जाए तो हिंसा है। सांप्रदायिक अगर कहा जाए तो हिंसा है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, चले आगे बढ़े। बताइए, आप लोग बोल नहीं रहे हैं, हो कि चले गए सभी लोग? सांप्रदायिकता का अर्थ अगर समझा जाए तो व्यापक रूप में सांप्रदायिकता का अर्थ होता है एक व्यक्ति का अपने समुदाय के प्रति मजबूत लगाव से होना। सांप्रदायिकता का एक विचार जिसके अनुसार कोई समाज भिन्न भिन्न हितों के लिए युक्त विभिन्न धार्मिक समुदायों में विभाजित होता है, वो एक प्रकार का सांप्रदायिक बोला जाता है। सरल शब्दों में सांप्रदायिक का अर्थ होता है संकीर्ण मनोवृत्ति से जो धर्म और संप्रदाय के नाम पर संपूर्ण समाज
और राष्ट्र के व्यापक हितों के विरुद्ध में व्यक्ति को केवल अपने व्यक्तिगत धर्म के हितों के प्रोत्साहित करने के लिए उसे ही संरक्षण देने की भावना का महत्व देती है, तो कहीं ना कहीं वो सांप्रदायिकता कहलाती है। अब इसी के विरुद्ध काम करना या दंगे करवाना तो जाहिर सी बात है, ये सारी चीजें इसमें मेंशन हो जाएगी। भारत में सांप्रदायिकता क्या होगी? एक राजनीतिक दर्शन के रूप में सांप्रदायिक की जड़ें जो होती हैं भारत की धार्मिक सांस्कृतिक विविधताओं के मौजूद है, और भारत में सांप्रदायिकता का प्रयोग सदैव ही धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर समुदायों के बीच सांप्रदायिक घृणा, हिंसा के आधार पर विभाजन, मतभेद और तनाव पैदा करने के लिए एक राजनीतिक प्रसार उपकरण के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं भारत में सांप्रदायिकता ये चीजें हमें मिल जाती है। ठीक है, और दंगा का मतलब आपको सीधा सीधा समझ जाना है कि भाई हिंसा जहाँ पे हो रहा है, जहाँ एक प्रकार का हिंसा ही है, जहाँ पे संप्रदाय, पंथ, धर्म के बीच में, उसके विशेष की बात मैं कर रहा हूँ, जहाँ पे लोगों के बीच में अंतर्गत दंगे शामिल जो किए जा रहे हैं, वो सांप्रदायिक दंगे के अंतर्गत या सांप्रदायिक हिंसा के अंतर्गत ही आ जाता है वो। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कारण, सांप्रदायिक दंगे होने के कारण सोशल मीडिया का प्रभाव। ठीक है, तो अगर न्यूज़ की में बात किया जाए तो देश में फेक न्यूज़ भी तीव्र प्रसार होता है सांप्रदायिक दंगे को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो देने के लिए सोशल मीडिया का महत्वपूर्ण भूमिका अदा होती है। तो सोशल मीडिया का हिंसा भी एक प्रकार कहीं ना कहीं दंगे और हिंसा में ये बन सकता है कारण, सांप्रदायिक दंगे के लिए। ठीक है, कारण बन सकता है। तो कारण से प्रश्न ये हो सकता है पूछा ले आप लोगों से, मुख्यधारा के मीडिया की भूमिका, पत्रकारिता की अगर नैतिकता के तटस्थता का पालन करने के स्थान पर देश के अधिकांश मीडिया हाउस विशेष रूप से, ठीक है, किसी न किसी राजनीतिक विचारधाराओं के प्रति झुके हुए या दिखाई देते हैं, तो उसके बदले में सामाजिक दरार का दिखना या चौड़ा होना एक प्रकार का मुख्य धारा की मीडिया का भूमिका बेसिकली यहाँ पर देखने को हमें मिल जाता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं बता देता है आपको कि ये सांप्रदायिक दंगे के कारण बने। ठीक है, ये कारण कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, बताइए एक बात समझ में आ रहा है ना? कारण बताइए। हाँ, चलिए आगे हम बात करते हैं। तो राजनीतिक क्या होते हैं? राजनीतिक में अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में देखा जाए कि राजनीतिक दलों में द्वारा अपने राजनीतिक लाभों की पूर्ति के लिए सांप्रदायिकता का सहारा लिया जाता है, और इस प्रक्रिया के रूप में राजनीतिक का एक सांप्रदायिकरण भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ाने के साथ साथ देश में सांप्रदायिक हिंसा की तीव्रता का बढ़ना कहीं ना कहीं राजनीतिक कारण भी दिखता है। मूल्य आधारित शिक्षा का अभाव ये भी दिखता है। आर्थिक कारण भी कहीं ना कहीं बनता है। ठीक है, तो ये सभी के सभी कारण, रीजंस हमें देखने को मिल जाते हैं। मनोवैज्ञानिक कारण भी बनता है। ठीक है, जहाँ पे दो समुदायों के बीच में अगर हम बात करें विश्वास और अपनी समझ की कमी हो रही है, तो एक समुदाय एक दूसरे समुदाय के बीच में उत्पीड़न आदि का कारण बन रहा है, भय, शंका, ये सारी चीज़ें, तो ये कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक कारण है। ठीक है, तो दंगे होने के कहीं ना कहीं ये बन जाते हैं। प्रभाव क्या पड़ता है? प्रभाव तो आपको पता होना चाहिए। प्रभाव क्या होना चाहिए? सांप्रदायिक हिंसा के दौरान निर्दोष लोग अनियंत्रित परिस्थितियों में फंस जाते हैं। प्रभाव पड़ा, सांप्रदायिक दंगे के कारण जान माल की काफी अधिक नुकसान हो जाता है। सांप्रदायिक दंगे के कारण वोट बैंक की राजनीतिक में बढ़ावा देती है, लेकिन सामाजिक सामंजस्य प्रभावित हो जाता है। सांप्रदायिक दंगे जो होते हैं धर्मनिरपेक्ष होते हैं, आपको पता होना चाहिए, जिसमें बंधुत्व और संवैधानिक मूल्यों को प्रभावित कर देता है, तो ये भी हो जाता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं, ये होते हैं आपके सांप्रदायिक दंगे। तो अब आपका यूनिट नंबर 2 यहाँ पे हो गया समाप्त, पूरा का पूरा। ठीक है, आज शाम 6 बजे क्लास चलेगी आप सबकी समाज कल्याण प्रशासन के बारे में, और उसको ज्वाइन करिएगा। और क्लास फिर आप लोगों को एक 8 बजे से जो चलेगी क्लास 8 AM पर, वो क्लास वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होगी। वहाँ पे जितने समाज कार्य की पुस्तक है, समाज कार्य के लेखक से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन किसने पुस्तक लिखा है,
उन किताबों से मैं प्रश्न लेकर आया हूँ, प्लस में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर भी मैं चर्चा करूंगा आप लोगों से। तो आप लोग 6 बजे वाली भी क्लास ज्वाइन किया करें, 8 बजे वाली क्लास ज्वाइन करें। मैं इसलिए देता हूँ क्योंकि समाज कार्य के बारे में जितनी बार आप सुनेंगे तो कुछ ट्रेडिशनल शब्द ही आपको जानकारी मिलेगी, अच्छी चीज़ें ही जानकारी मिलेगी, इसलिए मैं आप लोगों को क्लासेस जो है देता हूँ। ठीक है, कि उस क्लासेस को थोड़ा सा देखें, समझे, सुने उस बात को कि समाज कार्य है क्या, सोशल वर्क, तभी आपकी कैचिंग पावर और बनेगी, आगे बढ़ेगी। ठीक है, चले आज के लिए बस इतना है। ओके, क्लास अब आप लोगों की